माई सेल्फ नवदीप कुमार, योर साइंस टीचर। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं 6th क्लास के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फाइबर्स। और आज हम लोग इस चैप्टर में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें हम लोग डील करेंगे कि फाइबर क्या होता है, कपड़े के बारे में। ये क्लॉथ्स, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, आप पहचानते भी हैं, कभी न कभी बुक में देखे भी होइएगा ये सीन जो कि आपको दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग कुछ पीछे चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिमिटिव मैन्स, पहले के ज़माना में जब स्टोन एज हुआ करता था, जिस समय पत्थर के औजार से मनुष्य अपना काम करता था, तो उस समय उनका ड्रेसअप कैसा होता था, वो कपड़ा कैसा पहनते थे। तो देखिए ये कपड़ा, ये कैसा कपड़ा है, इनका क्लॉथ्स कैसा है। उस समय भी लोग कपड़े का यूज करते थे। ये उनका कपड़ा, और सिनेरियो चेंज होते चला गया, धीरे धीरे बदलते बदलते बहुत सारा तरह का ड्रेस बनाया गया। करते करते आज हम लोग इस मॉडर्न जमाने में ऐसे पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ये मॉडर्न ड्रेसेज है। तो आखिर ये कपड़े का सिलसिला जो स्टोन एज से शुरू हुआ, जिस समय लोग स्किन ऑफ एनिमल्स, बार्क ऑफ ट्रीज, लीव्स वगैरह का यूज करते थे ड्रेस के रूप में, और बाद में बदलते 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 तरह तरह का फैब्रिक्स हमारे लिए अवेलेबल हो चुका है। तो इसकी पढ़ाई हम लोग करेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम लोग की व्हाट इज फाइबर। फाइबर का मतलब क्या होता है। तो किसी भी कपड़ा को बनाने के लिए छोटे छोटे रेशा का इस्तेमाल किया जाता है, और उसी रेशा को फाइबर बोलते हैं। आप किसी भी धागा को लेकर जब खोलेंगे तो उसमें बहुत सारा वाइंडिंग्स होता है, लपेटा हुआ रहता है। जैसे आप अगर इस धागे को लेकर अनवाइंड करते हैं, देखिए आपके सामने हम खोल के दिखाते हैं। देखिए जब इसको हम लोग ऐसे खोलते हैं तो इसमें से बहुत सारा ऐसे रेशा निकलता है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये रेशा निकल रहा है, ये छोटा छोटा इसमें से रेशा निकल रहा है। और यही रेशा छोटा छोटा जो होता है ये फाइबर हो गया। इसी फाइबर से, ये देखिए ध्यान से, ये फाइबर जो देख रहे हैं आप, इसी फाइबर से ये वाला धागा बना। तो ये दिखाई दे रहा है। इसीलिए अगर डिफाइन करने की बात आ जाएगी कि व्हाट आर फाइबर्स, तो हम लोग आराम से डिफाइन कर देंगे कि अब इससे छोटा, अब नहीं, इससे अब छोटा कितना छोटा कर लेंगे इसको हम, दिखाई नहीं दे। तो कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट विजिबल यूनिट ऑफ ए क्लॉथ, the smallest visible unit of a cloth is called fiber। कि किसी भी क्लॉथ का सबसे जो छोटा यूनिट होता है, जो कि विजिबल होता है, उसको फाइबर बोलते हैं। और जब ये बात हम समझ गए कि हाँ, जो फाइबर्स है छोटा छोटा, जिससे कि कोई धागा बनता है, धागा से फिर कपड़ा बनता है, तो उस फाइबर को, अब ये देखिए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर। ये फाइबर कितने तरह का होता है। तो बोल रहा है कि देखिए, पहले ही आपको बता चुके हैं कि ये फाइबर का यूज बहुत पुराना है। स्टोन एज में भी वो जो आप देखे हैं कैसे ड्रेसअप थे लोग, बार्क ऑफ ट्रीज, लेदर ऑफ एनिमल्स पहने हुए थे, और फिर मॉडर्न वाला भी आप देख लिए। तो बोल रहा है कि देखिए, ये फाइबर मेनली दो तरह का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर्स आर देयर, सबसे इंपॉर्टेंट, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स। नंबर 1 नेचुरल फाइबर एंड नंबर 2 सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल मीन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड सिंथेटिक मीन्स मेड इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, फ्रॉम सर्टेन केमिकल्स। तो सबसे पहले ये जो नेचुरल फाइबर है,
जो कि नेचर से मिलता है, या तो प्लांट से, आइदर फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल्स। नेचर से मिलने का दो ही रास्ता है, आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। तो हम लोगों को इस क्लास में ये सब कुछ बात क्लियर कर लेना है, वन बाय वन आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहला कि व्हाट इज नेचुरल फाइबर। तो द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल्स इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल की बात आती है तो नेचुरल फाइबर देखिए, ऊल, सिल्क, कॉटन, जूट, लेदर, ये सब हो गया नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेरिलीन, दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स। अब सवाल आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर देयर। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स, एनिमल फाइबर्स। The fibers obtained from plants are called plant fibers, as for example, cotton, jute, flax, hemp. These are plant fibers. The fibers obtained from animals are called animal fiber, as for example, wool, silk. आप जानते हैं ना, ऊन कहाँ से मिलता है? शिप से, भेड़ से, और भेड़ एनिमल है। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से, जो कि एनिमल है। कॉटन कहां से मिलता है? कॉटन के प्लांट से, जो कि प्लांट हो गया। जूट कहां से मिलता है? जूट का भी। तो इस क्लास में हम लोगों को मेनली दो चीज को डील करना है, नेचुरल फाइबर, उसमें भी प्लांट फाइबर, और उसमें भी कॉटन और जूट। एकदम दिमाग में सेट करना कि हम लोगों को इस क्लास में जो डिटेल पढ़ाई करनी है वो है कॉटन और जूट। वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डील करेंगे कॉटन को, और कि ये कॉटन का जो कपड़ा है, ये देखिए जो हम कपड़ा पहने हुए हैं, ये कॉटन का कपड़ा है। ये कॉटन का कपड़ा कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? तो कह रहे देखिए, ये एक प्लांट प्रोडक्ट है, ये पेड़ से निकलता है, स्टेप पूरा करना पड़ता है। क्या क्या स्टेप? तो कह रहे कि देखिए, पहले तो उस पेड़ की खेती करनी होती है, पहले तो कॉटन प्लांट की खेती होती हो। ये कह रहा है कॉटन प्लांट, ये आपको चलिए इसके लिए हम कॉटन के खेत में ले चलते हैं। रेडी है आप लोग? आ जाइए, कम ऑन। ये देखिए कॉटन का खेत, और इस खेत में ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये कॉटन का पेड़। इसमें आपको दिखाई दे रहा है बॉल्स के जैसा, उजला उजला व्हाइट बॉल्स, और ये व्हाइट बॉल्स कॉटन बॉल्स कहलाता है। लेकिन आपको ये कॉटन का पेड़ जो लगा हुआ है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। हर जगह इसका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता, हर जगह इसकी खेती नहीं की जा सकती है। अब सवाल है कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट्स। कॉटन की खेती के लिए कौन कौन सा कंडीशन आवश्यक है, क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि कॉटन का प्लांट वार्म वेदर में अच्छी तरह ग्रो करता है। मतलब कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन वार्म वेदर। थोड़ा गर्म टाइप का वेदर चाहिए, जैसे गुजरात में होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता है। ये सब जो इलाका है वहाँ का वेदर थोड़ा गर्म है, तो वहाँ पर कॉटन ज़्यादा प्रेफर होता है, वहाँ पे उसकी खेती का चांस बनता है। फिर इसके लिए जो टेम्परेचर का रेंज है वो 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज है। टेम्परेचर रेंज याद कर लीजिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये जो कॉटन पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, उसकी खेती के लिए पहली शर्त वार्म वेदर, दूसरा टेम्परेचर रेंज 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। 50 से 80 सेंटीमीटर रेंज की बारिश चाहिए, मतलब बारिश का भी यहाँ पर महत्व। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल की जरूरत है। सॉइल चाहिए कैसा? ब्लैक। तो वेदर वार्म, सॉइल ब्लैक,
टेम्परेचर रेंज 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड रेन फॉलिंग 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द कंडीशन नीडेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट्स, तो आप बता सकते हैं आराम से वार्म वेदर, टेम्परेचर रेंज 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर एंड टाइप ऑफ सॉइल ब्लैक सॉइल। तो अब हम लोग चलते हैं कि आखिर इस संसार में कौन कौन सा ऐसा देश है, कौन कौन सी ऐसी कंट्री है कि जहां पर वो कॉटन की खेती होती है। तो सीधी सी बात है कि जहां पर ये सारा कंडीशन पूरा होता हो, ब्लैक सॉइल, वार्म वेदर, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज एंड 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर का रेनफॉल। वैसे आपको हम बता दें कि वाई ब्लैक सॉइल इज नीडेड फॉर बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कि आखिर ब्लैक सॉइल की ही जरूरत क्यों होती है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम आराम से बता सकते हैं कि ब्लैक सॉइल में एक खासियत है कि वो मॉइस्चर को बहुत देर तक रिटेन कर सकता है। मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी के चलते ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। और इस संसार में जो देश है, किस किस कंट्री में, आप ध्यान लगाकर सुन लीजिए, ये कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर कॉटन की खेती की जाती है। और उस कंट्री का चाइना में कॉटन की बहुत अधिक खेती होती है। यूएसए, ब्राजील, इजिप्ट, मैक्सिको, सूडान, तुर्की और इंडिया। आप एक बार फिर से कंट्री का नाम सुन लीजिए जिस कंट्री में कॉटन की खेती की जाती है। यहीं पर कॉटन का प्लांट उगाया जाता है और फिर उसकी सप्लाई देश के दूसरे देशों में, संसार के दूसरे देशों में की जाती है। और वो कंट्री कौन कौन सा है जहां पर कॉटन की खेती होती है? चाइना, यूएसए, ब्राजील, इजिप्ट, मैक्सिको, सूडान, तुर्की और इंडिया। ये कंट्रीज है जहां पर की कॉटन की खेती की जाती है, कॉटन उपजाया जाता है। बिकॉज यहाँ पर ये सारा कंडीशन अवेलेबल है, वार्म वेदर है, प्रॉपर टेम्परेचर रेंज है, प्रॉपर रेनिंग है और उसके बाद ब्लैक सॉइल है। तो अब हम लोग अपने देश में आते हैं कि आखिर इंडिया में कौन कौन सा स्टेट है, क्योंकि इंडिया में भी हर स्टेट में ये सब कंडीशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हर जगह कॉटन की खेती नहीं की जाती है। अब कौन कौन ऐसी जगह है जहाँ पर कॉटन की पैदावार होती है, उसका कल्टीवेशन किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया का 5 स्टेट ऐसा है जहाँ पर कॉटन की खेती की जाती है। और वो स्टेट कौन कौन सा है? तो सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कॉटन की खेती की जाती है। महाराष्ट्र, फिर क्या, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये 5 ऐसा स्टेट है जहां पर कॉटन की खेती की जाती है। कॉटन की खेती के लिए प्रॉपर कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है। अब ये सवाल आता है कि कॉटन की खेती के लिए समय कौन सा उपयुक्त होता है, किस समय इस खेती की शुरुआत की जाती है? तो कॉटन की खेती की शुरुआत स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में, जब विंटर सीजन लास्ट कर जाता है और उसके बाद नया सीजन शुरू होने वाला होता है, तो उस समय जो स्प्रिंग सीजन का ड्यूरेशन होता है, उसी समय कॉटन के बीज को लेकर सीड्स को खेत में लगा दिया जाता है। और कॉटन के सीड्स को जब खेत में लगा देते हैं तो फिर कॉटन का प्लांट धीरे धीरे ग्रो करने लगता है और ग्रो करते करते बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाकर होकर उसमें फूल खिल जाता है। जब फ्लावर्स आ जाता है कॉटन बॉल्स के रूप में, फिर कॉटन बॉल्स को फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसको कलेक्ट करना शुरू करते हैं और कॉटन बॉल्स को कलेक्ट करके जमा कर लेते हैं एक जगह। अब जब कॉटन बॉल कलेक्ट होता है तो उसमें बीज होता है, छोटा छोटा कॉटन का बीज होता है। वो कॉटन का बीज, अब उससे तो कपड़ा नहीं बना सकते, तो फिर उस बीज को कॉटन बॉल से अलग किया जाता है। और जिस प्रोसेस से ये काम होता है उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स। ध्यान लगाकर सुन लीजिए कि व्हाट इज गिनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम कॉटन बॉल्स इज कॉल्ड गिनिंग। ये काम हाथ से भी किया जा सकता है, इसके लिए मशीन भी है।
तो सबसे पहला प्रोसेस तो हो गया कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट्स, सेकेंड प्रोसेस हो गया गिनिंग, और गिनिंग के बाद जब उसमें से सीड्स अलग कर लिया जाता है तो जो बाकी का कॉटन बच गया, कॉटन फाइबर्स, उस कॉटन फाइबर्स की स्पाइनिंग होती है। अब ये स्पाइनिंग क्या है, तो आप चरखा देखे होइएगा, फोटो में कम से कम जरूर देखे होइएगा चरखा, जो महात्मा गांधी के साथ लगा रहता है। आपको हम दिखा भी देते हैं, ये देखिए, ये चरखा है। हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत योगदान है। आप जानते हैं इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि एक हथियार के रूप में यूज किया गया था हमारे फ्रीडम फाइट में। इसी मशीन से फाइबर के, कॉटन का जो फाइबर है उससे धागा बना दिया जाता है। जब धागा बन जाता है, थ्रेड बन जाता है, तो फिर उसका आगे यूज होता है। तो फाइबर से थ्रेड बनाने का जो प्रोसेस है, फाइबर टू यार्न बनाने का जो प्रोसेस है, उसको स्पाइनिंग बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, स्पाइनिंग। और ये मशीन स्पाइनिंग व्हील कहलाता है, ये मशीन स्पाइनिंग व्हील कहलाता है। तो क्वेश्चन आ गया सबसे पहले कि स्पाइनिंग क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर्स टू मेक यार्न्स। द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग मतलब लपेटना, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर्स टू मेक यार्न्स इज कॉल्ड स्पाइनिंग। तो पहला प्रोसेस कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट्स, सेकेंड प्रोसेस गिनिंग, और थर्ड प्रोसेस स्पाइनिंग। और जब ये थर्ड प्रोसेस कंप्लीट हो गया, धागा बन के तैयार हो गया, तो इस धागा थ्रेड के हेल्प से अब हम लोग क्लॉथ बना सकते हैं। और ये क्लॉथ बनाने का जो प्रोसेस होता है कि दो धागा को अरेंज किए क्लॉथ, जैसे घर में आप देखते होइएगा आपकी मम्मी धागा का यूज करके स्वेटर बना देती है, ऊल का धागा रहता है और कॉटन के धागा से भी बन जाता है। तो उस प्रोसेस को वीविंग कहते हैं। और अगर दो धागा को लेकर आपस में अरेंज करेंगे तो वीविंग कहलाएगा। और मम्मी एक ही धागा लेकर के स्वेटर बुन देती है, गोला हो रहता है एक धागा का, उसी से ऐसे 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 करके स्वेटर बुन देती हैं, तो ये कहलाता है नीटिंग। तो हमारे पास अब दो क्वेश्चन अवेलेबल है, पहला कि व्हाट इज वीविंग और दूसरा व्हाट इज नीटिंग। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं व्हाट इज वीविंग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू, इसमें टू का मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू यार्न्स टुगेदर इज कॉल्ड वीविंग, और द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पीस ऑफ फैब्रिक विद द हेल्प ऑफ सिंगल यार्न इज कॉल्ड नीटिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक with the help of two yarns is called weaving, and the process of making a fabric with the help of a single yarn is called knitting। weaving और knitting में क्या डिफरेंस है, तो weaving में दो या दो से ज्यादा धागा का यूज करके कपड़ा बनाया जाता है, और knitting में एक भी धागा की सहायता से कपड़ा बन जाता है। और जब कपड़ा बन गया तो उसका हम यूज करते हैं कॉटन के क्लॉथ का। तरह तरह का यूज है कॉटन के क्लॉथ का, यूज हम लोग बहुत सारा मटेरियल बनाने के लिए करते हैं, क्लॉथिंग मटेरियल, कुर्ता बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए, चादर बनाने के लिए, पर्दा बनाने के लिए, बहुत सारा यूज, बैग बनाने के लिए बहुत सारा यूज। फिर कॉटन का यूज करके हम लोग कॉटन के सीड से तेल भी निकाला जाता है। जो गिनिंग के प्रोसेस में बीज अलग हुआ है, उस कॉटन के सीड से कॉटन सीड ऑयल निकाला जाता है, जिसको रिफाइन करके ह्यूमन कंज्यूम्शन के लायक बनाया जाता है, और फिर उससे आदमी अपना खाना बनाता है। जैसे सरसों के तेल से खाना बनता है, वैसे कॉटन के सीड के तेल से भी खाना बनता है। तो ये हो गया कॉटन का यूज ड्रेस बनाने में, बैग्स बनाने में, कॉटन्स बनाने में, बेडशीट्स बनाने में, ऑयल कलेक्ट करने में, ये सब। तो ये था कॉटन। इसमें हम लोग क्या पढ़े कि कॉटन का जो कपड़ा हम लोग देखते हैं वो कई सारे प्रोसेस से गुजरता है। जो शुरू होता है पहला कल्टीवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप, दूसरा गिनिंग, तीसरा स्पाइनिंग, चौथा वीविंग। ये चार मेन प्रोसेस जिसके बारे में हम लोग को समझना था। तो आप जान गए कि इस देश में कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन होता है, कॉटन के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सा कंडीशन जरूरी है, और ये सब अगर आप लोग समझ गए तो अब हम लोग चलते हैं। देखिए आपको ये जो दूसरा
हम लोग की क्लास का ये फाइबर है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, वह है जूट। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये अमेजिंग फैक्ट है कि कॉटन के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फाइबर अगर कोई है तो जूट है। कहिए कि जूट तो हम नहीं समझते हैं। पर देखिए बोरा वगैरह जो देखते हैं आप, सैक्स जिसमें कोई कोई सामान रखा रहता है, रस्सी जो देखते हैं, बैग वगैरह, कारपेट बना हुआ बहुत सारा, तो वो सब जूट का बना होता है। आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग लेते हैं जिससे कि आपको जूट से पहचान हो जाएगी। और इसके लिए सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं जूट का प्लांट, जिससे कि आप पहचानेंगे। और जूट का प्लांट के देखिए, इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा जूट वाले इलाके में। ये जूट का प्लांट है। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये जूट का पेड़ है। इसी पेड़ से इसका छिलका निकालकर और इसके छिलके से फाइबर बनाकर, फाइबर से धागा बनाकर कपड़ा बना दिया जाता है। और वो फिर कपड़ा तरह तरह से यूज में आता है। आपको इसके लिए कुछ यूजफुल चीज भी हम दिखा रहे हैं जूट का बना हुआ। ये देखिए मटेरियल्स जो देख रहे हैं आप, ये जूट का बना हुआ मटेरियल, ये जूट का बना हुआ मटेरियल। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जूट हमारे लिए कितना यूजफुल है। और सबसे बड़ी खासियत कि ये चीप होता है, नेचुरल भी होता है, बहुत सारा गुड क्वालिटीज भी इसमें है। तो इसके लिए अब हम लोग जब चलते हैं समझने क्या कि ये जूट जो होता है, ये जूट की खेती के लिए किस तरह का कंडीशन जरूरी है, किस तरह के कंडीशन में ये जूट डेवलप हो सकता है और कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है। तो जूट के डेवलपमेंट के लिए जो सीजन सबसे अच्छा होता है, सीजन की अगर हम लोग बात करें तो रेनी सीजन। पानी से जूट का बहुत लगाव होता है, पानी से जूट का बहुत लगाव होता है। रेनी सीजन में ये जूट बढ़िया से कल्टीवेट हो सकता है। और इसके लिए जो वेदर चाहिए वो वार्म और ह्यूमिड वेदर चाहिए, मतलब गर्मी भी और थोड़ी सी नमी भी होनी चाहिए। और टेम्परेचर का रेंज 18 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 से 33 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज चाहिए। और ह्यूमिडिटी का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, 70% टू 80%। मतलब बरसात का जो मौसम होता है, गर्मी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, नमी भी रहती है, पानी की भी मात्रा बहुत ज़्यादा, तो वो मौसम जूट की खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। और जूट की खेती के लिए जो कंट्री है, संसार के सारे देश में जूट की खेती नहीं की जाती है, फिर भी कुछ ऐसा देश है जहां पर जूट की खेती की जाती है, जहां पर ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशन अवेलेबल हो जाएगा तो वहां पर जूट की खेती। तो कौन कौन सा वो देश है आप देख लीजिए। सबसे पहला हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। बांग्लादेश में जूट की खेती की जाती है। चाइना में जूट की खेती की जाती है। म्यांमार, जिसको बर्मा भी बोलते हैं, वहां पर जूट की खेती की जाती है। नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड और इंडिया। बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड इंडिया। और ये 7 कंट्री में जूट के लिए फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होता है, इसलिए यहाँ पे जूट की खेती की जाती है। तो अब हम लोग ये जानने चलते हैं कि आखिर इस इंडिया में कौन कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो जूट की खेती के लिए फेवरेबल। और जूट की खेती के लिए फेवरेबल जो स्टेट है इंडिया का वो है बिहार, नंबर 1 पे है। आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट हमारे कंट्री का है जहां पे जूट की खेती की जाती है। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, बिहार, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये 5 ऐसा स्टेट है जहां पे जूट की खेती की जाती है। और जूट की खेती करने के बाद फिर इससे जूट का फाइबर बनाया जाता है और कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आइए इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो कल्टीवेशन ऑफ जूट प्लांट्स है। जूट के खेत में आपको हम ले गए थे, जूट का प्लांट आपको दिखाए थे, तो ये जूट की खेती की जाती है। तो जूट की खेती करने के बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो है रेटिंग। ये रेटिंग क्या है तो बोला देखिए, जूट के पेड़ को फ्लावरिंग के स्टेज से पहले, फ्लावरिंग के स्टेज में ही काट कर कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको किसी वाटर बॉडी में डुबा दिया जाता है।
और डुबाकर कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे रॉट होने लगता है, सड़ने लगता है और ऊपर का टिश्यू उसका सॉफ्ट होने लगता है। और वो होने के बाद उसके स्टेम को छील लिया जाता है, उसमें से छिलका जैसा उसका स्टेम का छिलका निकाल लिया, और छिलका निकालने के बाद फिर उसी छिलके को फाइबर के रूप में यूज किया जाता है, और उसी फाइबर से फिर तरह तरह का सामान बनाया जाता है। तो इसमें का जो सबसे मेन प्रोसेस आपके सामने आया वो आया क्या, रेटिंग। तो एक क्वेश्चन हम लोग के सामने आ जाता है कि व्हाट इज रेटिंग। तो सीधी सी बात है कि जूट प्लांट्स आर केप्ट इमर्ज्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। जूट प्लांट्स आर केप्ट इमर्ज्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज फॉर rotting. This help to separate the fibers, the tissues from the stem, and this process is called retting. Means keeping the jute plant under water for few days is called retting. This process is called retting. तो अब तो आपके सामने क्लियर हो गया कि हाँ, एक जूट का पेड़ लगाया जाता है, पेड़ को काट दिया जाता है, उसको पानी में डुबा दिया जाता है, फिर कुछ दिन बाद उसका छिलका उतार लिया जाता है उसके पेड़ से ही, उसके डाल से ही, और उसी छिलके को फाइबर के रूप में यूज किया जाता है, और फिर उससे तरह तरह का सामान बनता है। उसका यूज भी है जूट का, क्या क्या। तो देखिए यूजेज ऑफ जूट आपको बता दें कि यूज टू मेक सैक्स, बोरा बनाने में उसका यूज होता है। यूज टू मेक हैंड बैग्स, बहुत सारा झोला बनाने में उसका यूज होता है। यूज टू मेक कॉटन्स, पर्दा वगैरह बनाने में यूज होता है। यूज टू मेक चेयर्स कवरिंग, कुर्सी उर्सी का कवर वगैरह भी बनाने में उसका यूज होता है। यूज टू मेक कारपेट्स, कारपेट बनाने में यूज होता है, और भी तरह तरह का यूज है जूट का। कुल मिला के जूट हम लोग के लिए वेरी यूजफुल है। और इस तरह से हम लोगों को जो इस क्लास में 2 मेन टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल प्लांट फाइबर्स पढ़ना था, कॉटन और जूट, वो आपके सामने है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो सब कुछ हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उससे डाउनलोड करके और याद कर सकते हैं, और फिर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स a lot for watching my video. Thanks a lot. Thank you.